दक्कन के पठार के बाद हम पढ़ेंगे तटीय प्रदेश। भारत के दो तटीय प्रदेश हैं, पूर्वी तटीय प्रदेश और पश्चिमी तटीय प्रदेश। पूर्वी तटीय प्रदेश से पहले दो घाट भी हैं, जो कि पूर्व में मिलता है पूर्वी घाट और पश्चिम में पाया जाता है पश्चिमी घाट। ये क्या है? तटीय प्रदेश से थोड़ा इधर ये ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं। यहाँ पर दोनों साइड में, पश्चिम में आप जैसे देखोगे कि ये जो पर्वत पश्चिमी घाट है, यहाँ पर जो पर्वत श्रेणियां हैं वो कंटिन्यूअस है, लगातार हैं, कहीं में भी बीच में टूटी नहीं है, सिर्फ एक जगह यहाँ पे हल्का सा टूटा है। लेकिन जब हम पूर्वी घाट की बात करते हैं तो ये पूर्वी घाट जो है जगह जगह से थोड़ा थोड़ा टूटा हुआ है। दूसरा क्या है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में क्या अंतर है? पूर्वी घाट में ये जो पहाड़ियाँ हैं इनकी ऊंचाई कम है और पश्चिमी घाट में पहाड़ियों की ऊंचाई ज्यादा है। नहीं पता आपको? उसके बाद देखेंगे हम तटीय प्रदेश, पूर्वी तटीय प्रदेश और पश्चिमी तटीय प्रदेश। अब जो पश्चिमी तटीय प्रदेश हैं इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अब आप ये देखिए, महाराष्ट्र के आसपास जो तटीय प्रदेश है इसका नाम है कोंकण, जो महाराष्ट्र से गोवा तक फैला हुआ है। उसके बाद गोवा से लेकर कर्नाटक का जो हिस्सा है, गोवा से कर्नाटक तक का जो हिस्सा है उसको कहा जाता है कन्नड़। और केरल के पास के तटीय भाग को कहा जाता है मालाबार तट। फिर पूर्वी तट में हम जाएंगे तो तमिलनाडु के आसपास जो तट है उसका नाम है कोरोमंडल, और ऊपर उड़ीसा के आसपास जो तट है उसका नाम है उत्तरी सरकार। इस तरह से इन तटों के भी अलग अलग नाम प्रसिद्ध हैं। इसके बाद है भारतीय महामरुस्थल, जो कि भारत के पश्चिम में स्थित है। अब हम बुक के अंदर देखेंगे, भारतीय महामरुस्थल पश्चिम किनारे पर स्थित थार का मरुस्थल है। इसका नाम थार का मरुस्थल है। यह बालू के टिब्बों से ढका हुआ है और इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यानी कि इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है, जिसकी वजह से ये जगह मरुस्थल में बदल गई है। क्योंकि ये वर्षा कम होती है तो यहाँ पर वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे बहुत कम पाए जाते हैं। और यहाँ पे सरिताएं का मतलब होता है नदियाँ भी बहुत कम देखने में मिलती हैं, और वो बाद में जाकर बालू यानी कि रेत में ही खो जाती हैं कहीं पे। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है लूनी नदी। इसके बाद रह गए हमारे द्वीप समूह। जैसा कि हमने मानचित्र में देखा था, अरब सागर में द्वीप समूह है लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में जो लक्षद्वीप है, जो द्वीप है उसका नाम है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप के बारे में हम पढ़ते हैं, चलिए। लक्षद्वीप द्वीप समूह है, ये प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। प्रवाल एक प्रकार के समुद्री जीव होते हैं जिनकी स्किन बहुत हार्ड होती है और वो बहुत बड़े एरिया में एक साथ पैदा होते हैं, मरते हैं। तो जैसे जैसे नीचे वाला जीव मरता जाता है, उनकी जो हार्ड बॉडी है वहीं पर इकट्ठी होती जाती है। ये जो समुद्री जीव है ये बहुत बड़े एरिया में एक साथ रहते हैं, झुंड में। जैसे जैसे पहले वाले जीव मरते जाते हैं, नए जीवों का जन्म होता जाता है। तो वो जो उनकी हार्ड बॉडी है वो एक तरह से वो एक के ऊपर लेयर जमती चली जाती है, और इस तरह से एक टाइम के बाद ये ज़मीन के समुद्र की सतह से ऊपर तक आ जाते हैं। और इस तरह से वो देखने में ऐसे लगते हैं जैसे कि ज़मीन का हिस्सा है, ज़मीन है। तो लक्षद्वीप जो है वो इन्हीं प्रवालों के द्वारा बनाया गया एक द्वीप है, इसीलिए इस द्वीप को कहा जाता है प्रवाल द्वीप। अब हम पढ़ते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड के बारे में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह दो भागों में बटा हुआ है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर इन द्वीपों में बहुत अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु बहुतायत में पाए जाते हैं। अब आपको इसके अंदर बेटा जो क्या आप जानते हैं करके ऐसे देखिए, ये ब्लू कलर के बॉक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें आई हुई हैं। इनको भी आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और याद भी करना है। जैसे यहाँ पर है एक, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब क्या है कि जिस ज्वालामुखी में से आग की लपटें निकल रहती हैं, कभी भी निकल जाती हैं, तो उसको कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। तो भारत के अंदर एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन नाम के द्वीप पर स्थित है। ठीक है, एक और इसमें है, क्या आप जानते हैं, चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील है? चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में पाई जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ सकता है चिल्का झील कहाँ पाई जाती है। उसके बाद इस पूरे चैप्टर का सार है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आपको मिल सकता है एग्जाम में। क्या है? विभिन्न भू आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है। क्वेश्चन आएगा कैसे? तो कैसे करना है आपको, इसके अंदर मैंने पॉइंट मार्क किए हैं। जैसे उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के स्रोत हैं, उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं, सेकंड। फिर उसके बाद हैं दक्कन का, इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला है। फिर पठारी भागों की क्या खास बात है? पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। फिर तटीय प्रदेशों के क्या लाभ हैं? तटीय क्षेत्र मत्स्यन और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य के विकास में अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। आप इसको प्रश्न बनाएंगे, देश की विविध भौतिक आकृतियां किस प्रकार भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। ये आप इसका प्रश्न बनाएंगे और आंसर ये पूरा लिखेंगे इसके अंदर। ओके, ठीक है, चैप्टर आपका फिनिश। अब आप इसमें जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं वो करेंगे। ओके।